गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आई एम नरेंद्र सिंह और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि आप नाम से थोड़ा आइडिया लगा पा रहे होंगे, इसमें ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। दे आर थर्मो एंड डायनेमिक्स। एक्चुअली थर्म में एक ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊष्मा, और डायनेमिक्स का मतलब होता है टू मूव और द फोर्स विच कॉजेज द मूवमेंट। या हम कहें डायनेमिक्स का मतलब अगर रफ भाषा में आप समझें तो कार्य है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि ऊष्मा कार्य है, ऊष्मा गतिकी, जिसके हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा गतिकी, यानी कि ऊष्मा के थ्रू हम गतिकी में इन्वॉल्व हो। गतिकी इन द सेंस बल जहाँ भी होगा वहाँ गति होगी। गति बिना बल के संभव नहीं है। तो ऊष्मा को बल या गतिकी में और गतिकी को ऊष्मा में एक दूसरे का रूपांतरण जिस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इस विषय में अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऊष्मा का बल में रूपांतरण या ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, क्योंकि कार्य भी अल्टीमेट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाई डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ऊष्मा, जो ऊर्जा है हमें ऊष्मा के रूप में उपलब्ध है, उसको हम कार्य के रूप में परिणित करें या रूपांतरित करें या चेंज करें, वो हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन से अगर इसको समझना चाहें तो सूरज है, सूरज से हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। आप कुछ भी चीज़ जला रहे हो तो उससे हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। आप कोयला जला रहे हो, पेट्रोल डीजल जला रहे हो, ये सब से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। फिर ऊष्मा को हम कार्य रूप में परिणत करते हैं, क्योंकि जो डीजल जलाने से हमें ऊष्मा मिल रही है उससे कोई गाड़ी या कोई भी व्हीकल नहीं चल सकता। उस ऊष्मा नामक ऊर्जा को हम कार्य नामक ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे। अल्टीमेटली सारी चीज़ें हैं ऊर्जा ही, कार्य भी एक ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा के दो अलग अलग रूप हैं। एक रूप से दूसरे रूप में हमें परिणित करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऊष्मा को हम अगर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते तो हमें उसको कार्य में परिणत करना होता है। ऐसे कई क्षेत्र भी हैं जिनमें हम ऊष्मा को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो आपको अपना घर गर्म करना है या ठंडा करना है, लाइक आपको ईंधन जला के आपको कुछ रोटी सेकनी है, तो वहाँ पे आप ऊष्मा को डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। लेकिन आपको कोई गाड़ी वगैरह चलानी है या कुछ मशीन चलानी है तो वह चलाने के लिए हमें कार्य के रूप में ऊर्जा चाहिए होती है, और हमारे पास ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो उस ऊष्मा के रूप वाली ऊर्जा को हम कार्य में बदलते हैं और उससे हम अपने दैनिक जीवन को काफ़ी आसान बनाते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहेगा इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स, कि किस तरीके से ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट या दक्षता के साथ, दक्षता से हमारा मतलब है कि जितनी मात्रा में हमारे पास ऊष्मा है उतनी ही मात्रा में हम या उससे थोड़ी बहुत ही कम मात्रा में हम कार्य के रूप में ऊर्जा कन्वर्ट कर सकें। ऐसा नहीं कि 10 इकाई हमारे पास ऊष्मा है और 1 इकाई ही हमारे पास कार्य है तो हमारा वेस्ट ज़्यादा होगा, क्षय ज़्यादा होगा, तो उसको हमें कम से कम करना है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब हमें इस विषय के अंतर्गत मिलने वाला है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। मैंने अभी फ़िलहाल 28 जुलाई को ही गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स में आगे आप जो पढ़ोगे, आप में से कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ अंग्रेजी माध्यम के होंगे, तो मैं जो मुख्य शब्द आएंगे उनका मैं साथ ही साथ में हिंदी में अनुवाद करता रहूँगा। तो अभी हम कुछ
फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जो और उनकी परिभाषाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, उसकी परिभाषा क्या होगी? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी। एनर्जी फिर ब्रैकेट में आप लोग देख रहे हो हीट और वर्क, यानी कि हीट भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वर्क भी एक एनर्जी और ऊर्जा है। बस ये दोनों भिन्न भिन्न रूप हैं, चीज़ एक है लेकिन रूप अलग है। इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर एंड इट इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। हम इस थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं? हम हीट और वर्क का आपस में रूपांतरण और उस रूपांतरण के कारण निकाय या जिस चीज़ के थ्रू हम ये रूपांतरण कर रहे हैं उस चीज़ पर पड़ने वाले प्रभाव, ये सारा हम इस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद 3 E's, दैट्स इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये पूरे थर्मोडायनेमिक्स में 3 ये वर्ड हैं, इक्विलिब्रियम, एनर्जी और एंट्रोपी। इन तीनों का समावेश ही थर्मोडायनेमिक्स होता है। ये भी इनसे आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये हम समय के साथ साथ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन सभी को आप समझते जाओगे। इट्स द ब्रांच ऑफ ए साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली है तो सभी एनर्जी, लेकिन उन एनर्जियों में जो विभिन्न रूप हैं उनमें से बहुत अंतर हैं, लेकिन उनमें से एक अंतर है उनकी ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का। मतलब एक कक्षा है, उसमें 50 विद्यार्थी एकदम क्रमशः बैठे हैं, एकदम ऑर्डर्ड तरीके से बैठे हैं, रो और कॉलम बिल्कुल एकदम से अच्छी तरीके से बैठे हैं। और एक कक्षा है, उसमें भी 50 विद्यार्थी हैं, लेकिन वो एकदम से छिन्न भिन्न तरीके से बैठे हैं। कोई कहीं भी बैठा हुआ है, कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी रो नहीं है, कोई भी कॉलम नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइज और डिसऑर्गेनाइज हो गया। तो यही एनर्जी के लिए भी लागू होता है। कार्य हमारी एक पूर्णतः ऑर्गेनाइज फॉर्म की एनर्जी है कि उसमें जो हम एनर्जी इनपुट देते हैं कार्य में, वो पूरा की पूरा हमें कार्य रूप में मिल जाता है। लेकिन जो हीट एनर्जी है, ऊष्मा एनर्जी है, वो एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, इसलिए उसकी उपलब्धता कम होती है। यानी कि आप अल्टीमेट आपको जो आउटपुट चाहिए, आपको जो कार्य परिणत करना है, तो ऊष्मा ऊर्जा को आप पूरी तरह कार्य ऊर्जा में परिणत कर सकते हो, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा को आप कार्य रूप में पूरी तरह परिणत नहीं कर सकते हो, जबकि कार्य ऊर्जा को आप ऊष्मा ऊर्जा में पूरी तरह परिणत कर सकते हो, क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म है। और हीट जो है, हीट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म है, वर्क ऑर्गेनाइज फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट और वर्क ट्रांसफर टेकिंग प्लेस वाइल अराइविंग एट वन स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट इज द मेन कंसर्न इन थर्मोडायनेमिक्स। ये कह रहे हैं कि एक अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने में कितनी ऊष्मा एनर्जी कार्य एनर्जी में परिणत हुई या चेंज हुआ, कन्वर्जन हुआ, वो इस विषय का मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्योंकि ये सिंपल इस तरीके से है कि हमने कितनी रोटियां खाई। सपोज़ करो एक आदमी है जो 10 रोटी खाता है और पूरे दिन अच्छा काम करता है, और एक आदमी है जो 20 रोटी खाकर भी उस 10 रोटी खाने वाले के बराबर भी काम नहीं कर पाता। तो ये कहाँ दिक्कत आई? खाने में तो वो 20 रोटी ज़्यादा खा रहा है, तो काम उसको ज़्यादा करना चाहिए। ये क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो उसका जो इंजन है, उसका शरीर है, उसकी दक्षता बहुत कम है, वो वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में मुख्य जो उद्देश्य रहेगा, उनमें से एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि हम अच्छी से अच्छी इंजन या कहीं मशीन बनाएं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा एनर्जी को कार्य ऊर्जा में या कार्य एनर्जी में हम परिणत कर सकें। नेक्स्ट इज़ हाउ टू अडॉप्ट दीज इंटरेक्शंस टू अ बेनिफिट। फिर अंत में रहेगा हमारा कि ये सब हम सीख गए कि कैसे हम ऊष्मा ऊर्जा को कार्य ऊर्जा में परिणत करें और अच्छे से करें, अच्छी दक्षता के साथ करें, अच्छे इंजन के साथ जिसकी दक्षता काफ़ी अच्छी है। फिर ये परिणत करने के बाद हम अपने दैनिक जीवन में
इनका कैसे लाभ ले सकें, अपने समाज के जीवन को कैसे सरल बना सकें, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इन सारे सवालों का जवाब हमें इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मिलने वाला है। इट्स द साइंस ऑफ एनर्जी विच कैन बी viewed as the ability to cause changes. Greek word terms equal to heat, dynamics equal to power. I to convert heat into power. पावर को हम कार्य या बल, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, इसलिए हम इन पावर, कार्य या बल यहाँ पे डायनामिक्स से इंगित कर सकते हैं। ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि एक रूपांतरण के दौरान एक एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कभी क्षय या नष्ट नहीं होती है। टोटल एनर्जी हमेशा नियत रहती है, बस वो एक फॉर्म से या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब इसकी कुछ और डेफिनेशंस हैं, वो हम देखते हैं। पहली जो डेफिनेशन है, आपकी बुक्स में भी आप देख पाओगे कि एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग और एक होता है बाउंड्री। इनको हिंदी में क्रमशः सिस्टम को निकाय कहते हैं, सराउंडिंग को बाहरी आवरण या आवेश कुछ कहते हैं, और बाउंड्रीज मतलब सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम किसको कहेंगे हम, कि आप ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के जिस पर्टिकुलर स्पेस या क्षेत्र, जो भी आप रीजन को स्टडी करना चाहते हैं, उस रीजन को, उस वॉल्यूम को हम सिस्टम कहेंगे। जैसे कि सपोज करो ये अपना भरतपुर इतना बड़ा ज़िला है, लेकिन हमें अध्ययन करना है एक पर्टिकुलर GWPC गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज को, तो ये गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा एक सिस्टम हो जाएगा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का एनालिसिस हो सकता है या अध्ययन हो सकता है, लाइक कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कितने वहाँ पे अध्यापक हैं, ऐसे कोई सी भी अध्ययन हो सकता है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया जिसको हम सेलेक्ट किया है, जिसको हमने चुना है किसी अध्ययन विशेष के लिए। और इस सिस्टम के अलावा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। यानी कि इस गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज को छोड़ के पूरी दुनिया सराउंडिंग कहलाएगी। और एक बाउंड्री जो GWPC और बाकी यूनिवर्स को अलग कर रही है, वो हमारी बाउंड्री कहलाएगी। तो ये इन तीन का, ये आप नीचे देख रहे हो कि ये रेड वाला जो है सिस्टम है, उसके बाहर पूरा सराउंडिंग है और वो एक बाउंड्री है। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको हम समझते हैं। पहले हमें नीचे जो लिखा हुआ है उसको एक एक वर्ड पढ़ लेते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इन अवर स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स we will choose a small part of the universe to which we will apply the laws of thermodynamics. We call this subset a system. ये कह रहे हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स के जो डिफरेंट लॉ हैं, नियम हैं, उनको अप्लाई करने के लिए इस छोटे पार्ट को, इस यूनिवर्स के जिस छोटे पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। The rest of the universe outside the system, close enough to the system to have some perceptible effect on the system, is called surrounding. ये कह रहा है कि यूनिवर्स का बाकी सारा हिस्सा जो एक कंसिडरेबल यू विल से, मतलब जो नगण्य ना हो, कुछ प्रभाव रखता हो। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विमेंस कॉलेज पर प्रभाव कितना रहेगा, ये भरतपुर का रहेगा लास्ट। अब आप कहें इंग्लैंड का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, हालांकि इंग्लैंड भी
यूनिवर्स में ही आएगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। तो जहाँ तक जिस क्षेत्र का प्रभाव है उसी को हम यूनिवर्स में कंसीडर करते हैं, ना कि पूरे ब्रह्मांड को। द सरफेस विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग आर कॉल्ड बाउंड्रीज। वो सरफेस वो इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, या वास्तविक भी हो सकती है। वो सतह जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है वो बाउंड्री कहलाती है। इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, रियल और इमेजिनरी। ये या तो फिक्स हो सकती है या मूवेबल हो सकती है, मतलब हिल डुल सकती है, चेंज हो सकती है। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, ये वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। इट हैज़ ज़ीरो मास, थिकनेस एंड वॉल्यूम, लेकिन इसका मास यानी द्रव्यमान, इसकी थिकनेस और इसका आयतन नगण्य होता है। ये राइट साइड में आप देख रहे हो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का उदाहरण दिखाया गया है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कुछ नहीं है, एक आप इस तरीके से समझ लो कि एक ग्लास है और ग्लास में एक हमने ऊपर एक कटोरी घुसाई हुई है जो उसके अंदर मूव कर सकती है। तो जो मूव कर रहा है कटोरी उसको हम पिस्टन बोलेंगे, और जो ग्लास है दैट इज सिलेंडर। तो इस ग्लास के अंदर और कटोरी के नीचे एक गैस भरी हुई है। वो गैस जब हमारी कटोरी को हम नीचे की तरफ लेके आते हैं तो वो गैस दबती जाती है, और जब कटोरी को ऊपर की तरफ लेते जाते हैं तो वो गैस एक्सपेंड होती जाती है, मतलब फैलती जाती है। तो यहाँ पे ग्लास और कटोरी के अंदर जो गैस भरी हुई है वो हमारी सिस्टम होगी, क्योंकि हम उस गैस में क्या परिवर्तन हो रहा है जब हम कटोरी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, या कहो कि हम ग्लास को अगर बाहरी किसी सोर्स से हम गर्म कर रहे हैं तो उस गैस की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है। वो गर्म होती है तो टेम्परेचर कितना बढ़ता है, कितना वो कटोरी ऊपर मूव होती है, ये सारे हम अध्ययन उस गैस पर ही कर रहे हैं। तो वो गैस हमारी सिस्टम होगी, और बाहर का जो वातावरण है वो हमारा सराउंडिंग होगा, और जो ग्लास और कटोरी की सतह है, सरफेस है, वो हमारी बाउंड्रीज होंगी। अब यहाँ पे आप सोचना चाहिए आपको कि ये जो बाउंड्री है वो फिक्स है या मूवेबल है, और रियल है या फिर इमेजिनरी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बाउंड्री है वो रियल है, क्योंकि ग्लास की और कटोरी की सतह हमें दिख रही है, हम महसूस कर सकते हैं उसको, इसलिए वो रियल है। और वो मूवेबल है क्योंकि कटोरी ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अगर मैं कटोरी को किसी एक स्थान पर ग्लास में चिपका देता तो उस अवस्था में ग्लास और कटोरी की सतह मूव नहीं करती, तो वो सरफेस जो बाउंड्री होती, बाउंड्री की सरफेस फिक्स हो जाती। तो इस तरीके से हम देखा कि ये बाउंड्री या तो इमेजिनरी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, और फिक्स भी हो सकती है। अभी हमने देखा कि सिस्टम क्या था कि जिस पर्टिकुलर रीजन का हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस चीज़ का हम अध्ययन करना चाहते हैं वो हमारा सिस्टम था। उसके अलावा पूरा की पूरा सराउंडिंग में था, और जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही थी वो हमारी बाउंड्री थी। तो जो चीज़ हमें अध्ययन करनी है यानी कि सिस्टम यानी कि निकाय, उसके कई प्रकार हो सकते हैं। तो उन कई प्रकार का हम अध्ययन करते हैं। उनमें पहला प्रकार है क्लोज्ड सिस्टम। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।